हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनय वर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशंस। देखिए, अपनी डेली लाइफ में हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उन एक्टिविटीज के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। हम जितने भी टाइप का फूड कंपोनेंट हमारी बॉडी में इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल्स उसका ब्रेकडाउन करती है और उस ब्रेकडाउन से हमें मिलती है एनर्जी। और हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए जो हमें एनर्जी मिल रही है, कैसे बनती है, कैसे फूड का ब्रेकडाउन होगा, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों डिफरेंट थिंग है। बचपन की क्लासेस में हम सिमिलरली पढ़ते थे, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, इसके अंदर से हम जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं। जनरल रिएक्शन हम क्या पढ़ते आए हैं? C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें देता है 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल वाटर। साथ में हमें मिलती है 686 किलो कैलोरी एनर्जी। रेस्पिरेशन के इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा और हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ये जो एनर्जी का अमाउंट है ये हमें रिलीज करवाना है ग्लूकोज से, और इसी एनर्जी को हमें ट्रैप भी करना है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहने का मीनिंग, अगर हम रेस्पिरेशन को समझे तो क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड को हम तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमें मिलती है 686 किलो कैलोरी एनर्जी, या ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी एनर्जी को सेल अगर ट्रैप करे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, या मैं कहूं ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है अगर ये सेल के अंदर हो रहा है तो मैं इस प्रोसेस को नाम दे दूंगा क्या? इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? ये हो जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। कहने का मीनिंग, सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन से हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलती है एटीपी, या मैं कहूं 686 किलो कैलोरी एनर्जी। अब देखिए, जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस हो जाएगी बच्चे? एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक का मीनिंग क्या है? एक ऐसी रिएक्शंस जो एनर्जी देती है, ऐसी रिएक्शन जिससे एनर्जी रिलीज होगी, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे एक्सर्गोनिक। दूसरा, रेस्पिरेशन जो है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस हो जाएगी, न कि सिंगल स्टेप प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? मल्टी स्टेप प्रोसेस। कहने का मीनिंग, ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ये एक सिंगल स्टेप और एक सिंगल रिएक्शन के अंदर नहीं होने वाला। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंडरगोस सेवरल टाइप ऑफ रिएक्शंस, देन हमें क्या मिलती है? एनर्जी। उसी को हमने बोला है मल्टी स्टेप प्रोसेस। और हर एक स्टेप इस प्रोसेस के अंदर अंडर एंजाइम कंट्रोल होने वाला है। रेस्पिरेशन में मल्टी स्टेप प्रोसेस होंगी और हर एक स्टेप, हर एक प्रोसेस कैसे कंट्रोल होने वाली है? एंजाइम की हेल्प से। एंजाइम रेगुलेट करेगा प्रोसेस को, रिएक्शंस फर्दर प्रोसीड करेगी या नहीं करेगी। इसीलिए हम रेस्पिरेशन को हम बोल देते हैं कि रेस्पिरेशन इज एक फिजियो केमिकल प्रोसेस। हम अभी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन को हम किस तरीके से इनके पॉइंट्स को कवर करेंगे। रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल कहने का मीनिंग क्या है? एक फिजिकल एक्टिविटी जिसके अंदर होगा गैसियस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज होगा, कहने का मीनिंग हम ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। और केमिकल का मीनिंग हो जाएगा एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज।
रेस्पिरेशन को एक नाम और दिया गया है, रेस्पिरेशन को बोला गया है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का। कैसा ब्रेकडाउन हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन कहने का मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या मैं कहूं यहां ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का इन अ मल्टीपल स्टेप, इन अ मल्टीपल प्रोसेस, और अल्टीमेटली हमें मिलेगी एनर्जी। कहने का मीनिंग इस ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है कंपाउंड्स का या सबस्ट्रेट का, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसलिए इसको हमने नाम दिया है कैसी प्रोसेस? ये एक ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया है। कैसा वर्ड यूज किया है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम दिया है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कहने का मीनिंग ऑक्सीडेशन की हेल्प से फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट रिलीज होगा और वही फॉस्फेट हमें क्या देने वाला है? एटीपी। इसलिए हमने इसको बोला है कि रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये था हमारा रेस्पिरेशन का जनरल इंट्रो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट के बारे में। सबस्ट्रेट क्या हो जाएंगे? वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस जो रेस्पिरेशन के अंदर यूज होंगे और सेल जिसको ब्रेक करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। हो सकता है कि वो एनर्जी ज्यादा हो, कम हो, या मैं कहूं जैसे ग्लूकोज से हमें 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जरूरी नहीं है इतना ही अमाउंट हमें प्रोटीन से देखने को मिले। इसी को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम देखेंगे कार्ब्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में और फैट्स के बारे में। कहने का मीनिंग हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा कंपाउंड जो रेस्पिरेशन के अंदर यूज होगा, जिसको रेस्पिरेशन में ब्रेक किया जाएगा। जनरली जो सेल यूज करती है वो मेनली 3 कंपोनेंट यूज करती है फूड के। कौन से? एक हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो जाएगा प्रोटीन, तीसरा हो जाएगा फैट्स। सेल यूज करेगी जनरली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके अलावा कई बार सेल ऑर्गेनिक एसिड्स को भी यूज करती है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और इन डिफरेंट एनवायरमेंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कहते हैं इसमें हमें 2 ऑर्डर के बारे में डिस्कस करना है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और सीक्वेंस ऑफ यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ओवरऑल जो एनर्जी मिलती है वो होती है 4.01। कितनी एनर्जी मिलने वाली है हमें कार्बोहाइड्रेट से? 4.01 क्या हो जाएगी? किलो कैलोरी। प्रोटीन से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो हो जाएगी 5.65 किलो कैलोरी, और फैट से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हो जाएगी 9.45 किलो कैलोरी। हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं ये हम देखते हैं 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 1 ग्राम ऑफ फैट। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने पर इन अ बॉम्ब कैलोरी मीटर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? बॉम्ब कैलोरी मीटर के अंदर जब हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को रखा तो हमें एनर्जी मिली 4.1 या 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी। ये जो अमाउंट हो जाएगा एनर्जी का, इसको बोल दिया जाता है ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रोस कहने का मीनिंग टोटल एनर्जी 1 ग्राम से कितनी मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी कितना यूज कर पाएगी, हमारी बॉडी यूज कितना कर पा रही है, वो हो जाएगी फिजियोलॉजिकल वैल्यू। वो वैल्यू कितनी कौन सी हो जाएगी? फिजियोलॉजिकल वैल्यू। अगर हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करें, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को मिलता है 4
किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमारी बॉडी को मिलता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ध्यान रखना, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कार्ब्स और प्रोटीन की डिफरेंट है, लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू कार्ब्स और प्रोटीन की क्या है, सेम। तीसरा हम बात करते हैं फैट। फैट से हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है 9 किलो कैलोरी एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। आप देखो, अगर हम ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करें, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें देखने को मिलती है फैट में, फैट से कम है प्रोटीन के अंदर और सबसे कम किसके अंदर है, कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और इन आवर बॉडी, कार्ब्स और जो प्रोटीन का अमाउंट है वो इक्वल रहेगा और फैट का अमाउंट लगभग ये मोर देन डबल हो जाता है। एनर्जी का अमाउंट मोर देन क्या हो गया, डबल। ये था ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ग्रोस कैलोरीफिक और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। लेकिन सेल यूज किसे करेगी, सीक्वेंस ऑफ यूज ऑफ सबस्ट्रेट। सेल जो होगी वो कौन से कंपोनेंट को प्रीफर करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हेन नीड ऑफ एनर्जी। इसमें हम देखते हैं सेल यूज करेगी सबसे पहले कार्ब्स, उसके बाद यूज करती है फैट्स और सबसे लिस्ट यूज करने वाली है प्रोटीन। कहने का मीनिंग, कार्ब्स सबसे पहले यूज किया जाएगा, उसके बाद सेल प्रीफर करती है फैट को और सबसे लास्ट में सेल प्रीफर करती है प्रोटीन को। जनरली सेल यूज करती है कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी रहती है या कार्बोहाइड्रेट का लैक कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, तब सेल प्रीफर करती है फैट को और प्रोटीन को। प्रोटीन जो है वो सेल सबसे लास्ट में यूज करेगी ड्यूरिंग स्टार्वेशन, जब सेल के पास कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है और ना ही सेल के पास फैट अवेलेबल है, तब सेल यूज करने वाली है प्रोटीन्स। ये था हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस जो रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। जनरली सेल किसको प्रीफर करती है, कार्बोहाइड्रेट। और हम जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोज को लेकर, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, अनदर वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट। दूसरा, अगर हम बात करें एरोबिक के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होगा वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा और कंप्लीटली ब्रेकडाउन होके ये हमें देता है 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और साथ में 12 मॉलिक्यूल वाटर के, और हमें मिलती है एनर्जी। लेकिन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। कैसा ब्रेकडाउन रहने वाला है यहां पे, पार्शियल ब्रेकडाउन। हम डिटेल में जब पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन को, हम देखेंगे कि जब पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो हमें दो कंपाउंड देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड, दूसरा कंपाउंड हमें देखने को मिलता है इथेनॉल। इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन इथेनॉल 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। कहने का मीनिंग, इथेनॉल के साथ हमें एक मॉलिक्यूल देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड का। पार्शियल ब्रेकडाउन का कहने का मीनिंग ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होना, और उसके अंदर हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा 3 कार्बन वाला, इथेनॉल देखने को मिलता है 2 कार्बन वाला। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लैक्टिक एसिड इथेनॉल बना कैसे और कैसे 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज से 3 कार्बन वाले या 2 कार्बन वाले कंपाउंड्स बन गए। जो नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन act as external electron acceptor।
एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तब जाके रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट। लेकिन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता, इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन को बोला जाता है इंटरमोलिक्यूलर। कौन सा रेस्पिरेशन है, इंटरमोलिक्यूलर रेस्पिरेशन, इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन एनारोबिक के अंदर जो रिएक्शन होती है वो हो जाती है इंट्रामोलिक्यूलर।